बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास आज के लिए है 3.2 क्लास 9th जो है वो हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट u इज़ इक्वल टू, u की वैल्यू दी हुई है a b c d e f g h i एंड j। ये u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू हमें दी हुई है a b c d g एंड h। b की हमारे पास वैल्यू दी हुई है c d e f और J। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने फाइंड क्या करना है जी, इसमें उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है डी मॉर्गन लॉ ऑफ दी सेट, ड्रॉ वेन डायग्राम। आपने इसका डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है और साथ में आपने वेन डायग्राम भी बनानी है। डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है। सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ चलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना वो 2 लॉज पे मुश्तमिल होता है। एक ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक ये डी मॉर्गन लॉ होता है। दूसरा डी मॉर्गन लॉ हमारे पास होता है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करके, आपको ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम जो है ना वो पहला डी मॉर्गन लॉ जो है ना यूनियन वाला वो चूज़ कर रहे हैं। दोनों में से आप, अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ डी मॉर्गन लॉ इस सवाल की तरह कहा हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेंगे। लेफ़्ट साइड है ए यूनियन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ़्ट साइड मैंने ले लिया है। अब कॉम्प्लीमेंट, जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे u माइनस। इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमने सिर्फ लिख लेना है u माइनस, और जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो चीज़ आगे आ जाएगी। यहाँ पे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है तो a यूनियन b आगे आ जाएगी। अगर सिर्फ b का कॉम्प्लीमेंट होता तो b आगे आ जाना था, अगर सिर्फ a का कॉम्प्लीमेंट होता तो a आगे आ जाना था। अब इनकी वैल्यूज़ ऊपर जो क्वेश्चन में दी हुई हैं आपको वो पुट करें। u की वैल्यू दी हुई है a b c d e f g h i एंड j माइनस ब्रैकेट a की वैल्यू पुट करें, यूनियन b की वैल्यू पुट करें, हमने क्या किया है, हमने u की जगह u की वैल्यू पुट कर ली, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर ली। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, a b c d e f g h i और j। पहले स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के सारे लिखने हैं लेकिन कोई भी 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए। a b c d e f g h और j, इन दोनों के हमने सारे लिखे हैं लेकिन कोई भी हमने रिपीट करके नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे d 2 दफ़ा था तो हमने उसे 1 दफ़ा ही लिखना है। यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे लिखने हैं आपने, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब माइनस आ गया, दोनों वैल्यूज़ में क्या आ गया, सेम वाली वैल्यू आपने कट कर लेनी है और जो पहली में बाकी बच जाना है वो आपने सिर्फ लिखना है। a दोनों में है कट हो गया, b दोनों में है कट हो गया, c d e दोनों में है कट हो गया, f g h दोनों में है कट हो गया। यहाँ पे i नहीं है, बाकी सारे का सारा सेट जो है वो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे i जो है वो इसका आंसर हो गया। जब भी आपने माइनस करना है तो माइनस में दोनों सेम कट करके जो पहले में बचना है सिर्फ वो लिखना है। दूसरे में चाहे बेशक सारा सेट बच जाए, आपने दूसरे वाला कोई भी चूज़
नहीं करना, जो माइनस से पहले आएगा आपने उस सेट में से जो भी बाकी बच गया सेम सेम कट करने के बाद वो आपने लिख लेना है। जैसे हमारा यहाँ पे बाकी क्या बच गया था, आई बच गया था, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम डिमॉर्गन लॉ की राइट साइड लेते हैं। राइट साइड हमारे पास थी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास राइट साइड है। कॉम्प्लीमेंट का दोबारा क्या मतलब होता है, u माइनस, और किसका कॉम्प्लीमेंट है, a का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया u माइनस a। सेंटर में क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन। अब b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसे हम लिख लेंगे u माइनस b। अब सारों की वैल्यूज़ पुट करें, ब्रैकेट एज इट इज़ लगा लें, u की वैल्यू लगाएं a b c d e f g h i एंड j, माइनस आगे a की वैल्यू लगाएं a b c d g h। सेंटर में इंटरसेक्शन है तो सेंटर में हम भी क्या लगा लेंगे, इंटरसेक्शन। आगे ब्रैकेट में फिर u की वैल्यू है a b c d e f g h i j, माइनस b की जगह b की वैल्यू लगाएं c d e f j। ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया है, यहाँ पे u की जगह u की, a की जगह a की, u की जगह u की और b की जगह b की वैल्यू। अब पहले दोनों ब्रैकेट्स आपने सॉल्व कर लेनी है। दोनों ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को भी माइनस कर लेना है और नीचे वाली ब्रैकेट को भी माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा, सेम सेम कट करके जो पहले में बच जाएंगे वो आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें a b c d मौजूद है, इसमें भी a b c d मौजूद है। e मौजूद नहीं है तो e f g और h दोनों इसमें भी मौजूद हैं, और i और j ये हमारे पास आ गई। दोनों में से सेम सेम कट करके जो हमारे पास पहले में बच गया था मैंने वो लिख लिए हैं सारे। सेंटर में क्या है, इंटरसेक्शन, इन दोनों को भी माइनस करें, दोनों में सेम सेम कट के जो पहले में बच गया है आपने सिर्फ वो लिखना है। ए बी सी इधर भी है, इधर भी है, डी भी है, ई बी एफ बी, जी नहीं है तो जी लिख लेंगे, एच नहीं है तो एच लिख लेंगे, आई नहीं है तो आई लिख लेंगे, जे दोनों में मौजूद है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो सेम वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है। इन दोनों में से सेम आपके पास क्या आ रही है, सिर्फ आई, और ये इक्वेशन 2। आप अगर गौर करें तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो भी आई थी, और इक्वेशन जो 2 है वो भी हमारे पास आई थी। तो यहाँ पे नीचे एक साइड पे आपने लिख देना है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना था, ये डी मॉर्गन लॉ है। आप चाहें तो जो हमने डी मॉर्गन लॉ का पहला रूल चूज़ किया है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी हो। आप दूसरा रूल भी इसका चूज़ करके आंसर उन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि रूल जो है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास बराबर आएगी। और ये डी मॉर्गन लॉ जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट हमने ना अभी इसकी वेन डायग्राम भी फाइंड करनी है, तो मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। वेन डायग्राम इसी डी मॉर्गन लॉ की हमने करनी है, तो हमने चूँकि पहला डी मॉर्गन लॉ लिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी पहला ही जो है ना वो डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेन डायग्राम के साथ। अगर आपको वो दोनों डी मॉर्गन लॉ कहेगा तो आपने दोनों करने हैं। अगर वो कोई एक डी मॉर्गन लॉ आपको कहेगा ना कि आपने इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉ, तो आप दोनों में से एक कर लेना। अब डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें लेफ़्ट और राइट करके बना लेते हैं। इधर ही ये हमारी लेफ़्ट साइड हो गई, और यहाँ पे इक्वल करके ना हम राइट साइड भी इसकी बना लेते हैं। ये हमारी जो है ना वो राइट साइड हो गई। ये यूनिवर्सल सेट है तो दोनों का हम यहाँ पे लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब दो ही हमारे पास यहाँ पे हैं, तो एक सर्कल और उसके अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल, इंटरसेक्ट ये लाजमी होना चाहिए। इसी तरह इधर भी सेम काम, एक सर्कल और उसके अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल, दोनों लिख लिए हमने। अब पहली चीज़ आपने ये लिखनी है कि ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं। आपके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप निशान लगा लें ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं। ए और बी में सॉरी
ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं हमारे पास? एक सी कॉमन है, एक डी कॉमन है हमारे पास, ये दो चीज़ें ही हमारे पास कॉमन है। तो ये सेंटर में लिख लें सी एंड डी। सी और डी ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे भी सी और डी कॉमन एरिया में लिख लिया है। अब इसके अलावा जो ए में बचते हैं वो ए वाली साइड पे लिख लें, ए बी जी और एच। ए बी जी और एच जो कॉमन नहीं आए थे। इसी तरह बी में जो कॉमन नहीं आए हैं वो हैं ई एफ और जे, वो इस साइड पे लिख लें ई एफ एंड जे। सेम काम ये इस साइड पे भी कर लें, सी डी जो है वो कॉमन एरिया में आ गया, ए बी जी और एच ये ए के बाकी बचे हुए, ई एफ और जे ये बी के बाकी बचे हुए। अब यूनिवर्सल सेट में वो लिखने हैं जो इन दोनों में मौजूद नहीं है। ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई मौजूद है, एफ मौजूद है, जी मौजूद है, एच मौजूद है, आई कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में इधर भी आई आ जाएगा और इधर भी आई। यूनिवर्सल सेट में वो लिखना है जो ए और बी दोनों में मौजूद ना हो। अब आपका पहला लॉ आपको क्या कहता है? सबसे पहले पहला लॉ कहता है ए यूनियन बी आपने करनी है। नीचे मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है सारे लिखने हैं, तो ए और बी के सारों पे आपने लाइन लगा देनी है। यूनियन का मतलब होता है ना कंप्लीट के कंप्लीट एलिमेंट आपने लिखने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनियन था तो मैंने ए और बी दोनों पे लाइन लगा दिया है, और नीचे मैंने ये लिख भी देना है कि ए यूनियन बी जो है वो मैंने ऐसी जो है वो लाइनें लगाई हैं। अब उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है ना, यू माइनस ए यूनियन बी। अब वो लिखना है यू का जो इसके साथ सेम ना हो, मतलब यू वाला आपने सारा खाना अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि यू में सिर्फ आई है। तो मैं यू वाले को जो है ना वो लाइनों में शेड में कर देता हूँ कन्वर्ट। माइनस में वही लिखना होता है जो सेम कट होने के बाद पहले सेट में बच जाता है। तो पहला सेट यहाँ पे हमारे पास यू था, सेम कट होने के बाद जो पहले सेट में बच गया है वो मैंने जो है ना उसके ऊपर ऐसी जो है वो लाइनें लगा दी हैं, क्योंकि आई एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट था जो और अंदर ए और बी में मौजूद नहीं है। और नीचे आपने फिर वो रिप्रेजेंट भी कर देना है, जैसे लाइनें आपने लगानी है वैसे ही नीचे रिप्रेजेंट कर देना है। मैंने तिरछी लाइनें लगाई हैं इसको रिप्रेजेंट करते हुए। इसी तरह आप ग्रुप बी की तरफ आओ, राइट साइड की तरफ। उसमें पहली चीज़ है ए का इंटरसेक्शन। पहली चीज़ हमारे पास क्या है? ए का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब यू और ए का आपस में माइनस करना है, तो जो यू में बाकी बच जाना है आपने उसे अंडरलाइन करना है। तो यू ए को छोड़ के बाकी सारे यू पे आपने लाइनें लगा लेनी है। आप ये बी पे भी लाइनें लगाओगे, क्योंकि सिर्फ आपने छोड़ना किसे है? ए को। यू माइनस ए का मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ए को छोड़ देना है, बाकी सारों पे आपने क्या लगा लेनी है? लाइनें। ऐसे करके जो है वो हमने लाइनें लगा ली हैं। आप स्केल से लगा लीजिएगा, प्यारी प्यारी अच्छी सी लाइनें लग जाएंगी आपकी। यहाँ पे नीचे लिख भी देना है आपने कि हमने जो है ना ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं ए का कॉम्प्लीमेंट करके। इसी तरह अब बी का कॉम्प्लीमेंट है इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। अब बी को छोड़ के सारे यू पे लाइनें आपने लगानी है, तो मैं जो है ना वो वर्टिकल लाइंस लगा देता हूँ। अब ये बी पे नहीं आनी चाहिए, ए पे बी ये आ जाएं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बी पे ये नहीं आनी चाहिए। ये बी वाला सर्कल आपने बचा लेना है। मैंने ये ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं बी को बचाते हुए, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट था। तो यहाँ पे हम जो है ना वो ऐसी लाइनें और वर्टिकल लाइनें लगा के रिप्रेजेंट भी कर देंगे, ये जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन क्या है? सेम लाइनें हमारे पास
क्या आई हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट की ये लाइनें हैं और बी का कॉम्प्लीमेंट की ऊपर से नीचे वाली लाइनें हैं। अब कौन सी ऊपर से नीचे वाली लाइनें और हॉरिजॉन्टल लाइनें इकट्ठी बनी हैं? ये यू वाला बॉक्स ही बना है ना, यहाँ पे दोनों किस्म की लाइनें मौजूद है। इंटरसेक्शन का मतलब है सेम सेम लाइनें, तो ये यू वाला बॉक्स ऐसा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मौजूद हैं और वर्टिकल लाइंस भी मौजूद है। तो हमारा ये हम इससे इस एरिया को जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मौजूद है उसे हम तिरछी लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए और बी को अब दोनों को बचा लेना है क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें दोनों मौजूद हैं वो सिर्फ यू वाले बॉक्स में मौजूद हैं। तो वहाँ पे मैंने तिरछी लाइनें लगा दी हैं और नीचे भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइनें और वर्टिकल लाइनों का मिलाप कहाँ पे हो रहा है, उस जगह को मैंने जो है ना वो तिरछी लाइनों से रिप्रेजेंट कर दिया इस वेन डायग्राम में, और यही इसका आंसर है। ये हमारे पास जो है ना वो वेन डायग्राम होती है। वेन डायग्राम बनाने का आसान तरीका है ये कि वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम यही चीज़ दी हुई है, यूनियन दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और आपको नीचे लॉस दिए हुए हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है। तो उनमें से हम जो है ना वो थर्ड पार्ट चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यू की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। ए की वैल्यू दी हुई है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। और वेरीफाई आपको 3 चीज़ें कही हुई हैं, तो मैं जो है ना वो इसको तीसरा पार्ट इसका कर रहा हूँ। सेम एक्सरसाइज हमने पूरी की है, इस वजह से मैं सारे पार्ट नहीं करूँगा। एक्सरसाइज हमने पूरी की हुई है, उसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है, और इसका थर्ड पार्ट जो है ना वो ये लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड हम ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड थी। ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। अब सारों की वैल्यूज़ पुट कर लें 1 3 5 19 तक। इंटरसेक्शन यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, माइनस ए की वैल्यू 1 3 5 अप टू 19 तक। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू लगा ली, यू की जगह यू की और ए की जगह ए की मैंने वैल्यूज़ लगा ली हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 3 5 डॉट 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 अप टू 19। इंटरसेक्शन माइनस है, माइनस का क्या मतलब है, दोनों में सेम कट करके जो पहले में बचेंगे वो लिखने हैं। तो ये ऑड नंबर है, इसमें ऑड भी हैं और इवन भी हैं। ऑड नंबर से कट गए तो सिर्फ हमारे पास क्या रह गए, इवन नंबर रह गए, डॉट 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 अप टू 20। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। दोबारा ये ऑड नंबर है सारे और ये जो है वो इवन नंबर है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, इनका क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और इस एम्प्टी सेट को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 5 के अंदर एक लाइन लगा देंगे तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो यही हमारा राइट आंसर, राइट साइड पे जो है वो आंसर था, तो नीचे लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और चीज़ जो आपको समझनी है यहाँ पे वो ये है कि आपके पास ये भी खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, आपके पास ये भी एम्प्टी सेट होता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। एम्प्टी सेट की या ये शेप होती है या ये शेप होती है, ये एम्प्टी सेट नहीं होता। ये आपने ज़हन में रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों। इसमें से पार्ट नंबर 7 जो है ना वो हम अभी चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। हम जो है ना वो ओवरऑल कर लेते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास लेट हम कर लेते हैं। वो सवाल में वो कह रहा है कि हमारे पास 55 टोटल स्टूडेंट हैं, 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 30 जो हैं वो हॉकी खेलते हैं
और आपने बताना है कि कौन से स्टूडेंट है वो जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं, क्रिकेट और हॉकी जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने लेट कर लेना है हमारे पास टोटल जो है ना वो कितने हैं। क्रिकेट को आप सी से रिप्रेजेंट कर लो और हॉकी को आप एच से रिप्रेजेंट कर लो। टोटल मतलब दोनों जो स्टूडेंट, दोनों के स्टूडेंट हैं, क्रिकेट के भी और हॉकी के भी, और यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट, सारे लिखने हैं हमने। तो ये कितने हैं 55। अब क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास हैं 34 और हॉकी खेलने वाले हैं हमारे पास 30। टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 55। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 34 और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 30। ये एन का मतलब है नंबर हमारे पास हैं, सी फॉर क्रिकेट और एच फॉर हॉकी। आपने फाइंड क्या करना है, आपने वो चीज़ फाइंड करनी है, वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। मतलब आपने क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। इसका सिंपल फार्मूला एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। ये इसका फार्मूला है कि यूनियन जो है वो बराबर आएगा क्रिकेट वाले प्लस हॉकी वाले माइनस क्रिकेट और हॉकी दोनों वाले। अब यूनियन में कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं 55। क्रिकेट में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 34। हॉकी में हमारे पास कितने हैं 30। और ये कंप्लीट जो है ना जो दोनों खेलना चाहते हैं या जो दोनों खेलते हैं वो हमने इन्हें माइनस कर लिया, साथ एज इट इज़ रख लिया। अब 30 और 34 को प्लस करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। 64 हो गया, 64 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन एच, ये माइनस एज इट इज़। 55 में से 64 माइनस करेंगे तो -9 रह जाएगा, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। ये माइनस माइनस से कट जाएगा और यही हमने फाइंड करना था कि कितने स्टूडेंट हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो वो 9 स्टूडेंट हैं जो ये दोनों क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। नेक्स्ट सेम इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपके अभी फ़िलहाल स्किप हुए हुए हैं इस साल के लिए। इसमें से हम जो है ना वो 8वां सवाल कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, 500 लोग हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। हमने ये फाइंड करना है कि कितने जो लोग हैं वो सारी लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। अब पहले सारे जो उर्दू भी बोलते हैं, यूनियन जो इंग्लिश भी बोलते हैं यूनियन, और जो पंजाबी भी बोलते हैं, वो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं 500। यू फॉर उर्दू, ई फॉर इंग्लिश और पी फॉर पंजाबी, जो तीनों बोलते हैं वो हमारे पास कितने लोग हैं 5 हैं। टोटल अलग-अलग जो है ना उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले, टोटल जो एम्प्लॉय है हमारे पास वो 500 है। अब उर्दू स्पीकर कितने हैं हमारे पास, एन यू उर्दू स्पीकर हमारे पास हैं 250। इंग्लिश स्पीकर हमारे पास कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो हमारे पास 150 हैं। और पंजाबी स्पीकर हमारे पास कितने हैं, पंजाबी बोलने वाले हमारे पास जो हैं वो 50 हैं। 50 पंजाबी बोल सकते हैं। अब 2 का मिक्सचर उसने बताया हुआ है। पहला उसने कहा हुआ है कि उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास 40 हैं, मतलब जो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों बोल सकते हैं, वो हमारे पास कितने हैं 40। नेक्स्ट उसने कॉम्बो बताया हुआ है कि जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं वो 30 हैं। इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले 30 हैं। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है जो इंग्लिश जो
हमारे पास उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो 10 है। उर्दू और पंजाबी जो बोलते हैं वो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 10 है, एम्प्लॉयज़ है। और आपने बताना है कि जो ये तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, ये हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। आपके पास ये मैंने आपको पूरी जो है ना वो स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास 500 हैं, उर्दू बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, पंजाबी बोलने वाले 50, उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले 40, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले 30, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले 10 और इंग्लिश उर्दू और पंजाबी बोलने वाले हमने फाइंड करने हैं। सेम पीछे वाला फार्मूला ही है लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो गया इस दफ़ा। इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी इज़ इक्वल टू पहले इंग्लिश बोलने वाले प्लस उर्दू बोलने वाले प्लस पंजाबी बोलने वाले माइनस इंग्लिश और उर्दू बोलने वाले माइनस ये इंटरसेक्शन आएगा, दूसरा माइनस इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले माइनस उर्दू और पंजाबी बोलने वाले और प्लस जो है ना वो तीनों लैंग्वेजेस को बोलने वाले। हमारा फार्मूला क्या है? इंग्लिश बोलने वाले प्लस उर्दू बोलने वाले प्लस पंजाबी बोलने वाले माइनस जो दो दो इकट्ठी बोलते हैं उन तीनों को माइनस करना है और तीनों जो फिर दोबारा सारी बोल सकते हैं उसको प्लस करना है लास्ट पे। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें। टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़? 500। इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास कितने हैं? 250। उर्दू बोलने वाले जो हैं वो 150 और पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो 50। उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो 40, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो 30 और उर्दू और पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो 10 और जो तीनों बोल सकते हैं वो अभी हमने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। अब इन सब को प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें। 250 और 150 हो जाता है 400, ये कितने हो जाएंगे? 450 और ये माइनस माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। इसमें से 450 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 प्लस n इंटू EUP। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 360 इज इक्वल टू EUP। अब इन दोनों को ये माइनस करें तो हमारे पास कितने बंदे आ गए हैं जो ये तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? ये 80 आता है यहाँ पे और यहाँ पे ये 370, यहाँ पे भी ये 370 और ये मिलके जो है ना वो 130 हो जाएंगे। 130 जो हैं वो लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, जो पंजाबी भी बोल सकते हैं, जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और जो उर्दू भी बोल सकते हैं। सही ये इसके बाद जो है ना वो आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वो आपने खुद ट्राई करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, इसमें से आपने डी मॉर्गन लॉ और ये जो लास्ट पे हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सेम टू सेम इसी फार्मूला से, इसी मेथड से होना है। आप खुद ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।